कहानी की शुरुआत होती है एक मैरिड कपल से। औरत का नाम था साशा और उसके हस्बैंड का नाम था टॉमी। वो दोनों एक टेंट में होते हैं। तभी साशा अपने हाथ पर एक पट्टी लगाती है और फिर टॉमी को जगा देती है और उसे कहती है कि मौसम बिगड़ने से पहले ही उन्हें चढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। और ये बात टॉमी मान जाता है। पहाड़ पर चढ़ने से पहले वो टेंट से बाहर झांक के देखती है तो बाहर पहाड़ों की बहुत ही अच्छी नज़ारे दिखाई दे रही थी। कुछ देर के बाद वो दोनों पहाड़ पर चढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। टॉमी कहता है कि बहुत सर्दी होने वाली है। जब वो माउंट पहाड़ पर चढ़ना शुरू करते हैं, उनकी समिट तक पहुंचने के लिए उनको अभी बहुत सारा पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। तभी अचानक साशा चढ़ाई करते हुए गिर जाती है और फिर से कोशिश करती है, जबकि टॉमी उससे कहता है कि उसे आराम से चढ़ाई करनी चाहिए। तभी साशा एक बुरी चट्टान को पार करने की बार बार कोशिश कर रही थी। तभी टॉमी उसे कहता है कि उनको आज के लिए रुक जाना चाहिए और वो ये भी कहता है कि शाम होने वाली है। हालांकि साशा एक बार फिर कोशिश करना चाहती थी, मगर उनकी हालत बिगड़ते हुए देखकर टॉमी आराम से उसे कहता है कि उन्हें वापस नीचे जाना चाहिए और अपने टेंट में आराम करना चाहिए। जब वो दोनों टेंट में आते हैं तो वहां पर तूफान आना शुरू हो जाता है। तभी टॉमी साशा को बताता है कि उनको कल पहाड़ पर चढ़ाई नहीं करनी चाहिए और उसे कुछ दिनों के बाद आराम से करना चाहिए। मगर साशा उसे कहती है कि ये तूफान खत्म हो जाएगा और उससे पूछती है कि उसे असल में क्या लगता है, उसे क्या परेशानी हो रही है। तभी टॉमी मान लेता है, कहता है कि उसे नहीं पता उसके पास कितनी ताकत बची है और वो कितने पहाड़ों पर चढ़ सकता है। फिर वो ये भी कहता है कि वो अभी भी उससे और उसके काम से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसे हर काम धीरे से करना चाहिए क्योंकि वो हर हफ्ते एक नए पहाड़ पर चढ़ाई करने की कोशिश करती है और ये उन दोनों के लिए अच्छा नहीं है। और जब तूफान और भी तेज हो जाता है, वो आखिरकार नीचे जाने का फैसला करते हैं। तभी साशा टॉमी से वादा करती है कि जब तूफान रुक जाएगा वो वापस आएंगे और अपनी चढ़ाई खत्म करेंगे, और इसके लिए टॉमी मान जाता है। पहाड़ से आधे रास्ते में नीचे जाते हुए उनके आसपास पत्थर गिरने लगते हैं। टॉमी साशा से कहता है कि उनको और जल्दी नीचे उतरना चाहिए और कहता है कि वो खुद को पहाड़ में अच्छे से बांध लें और अपना सर नीचे रख लें पत्थरों से बचने के लिए। तभी साशा खुद को पत्थरों से बचा लेती है, लेकिन अचानक और भी ज्यादा पत्थर नीचे गिरने लग जाते हैं। तभी अचानक टॉमी चिल्लाकर साशा से पूछता है कि क्या उसने नीचे जाने वाली रस्सी कस के बांध दी है, और साशा जवाब देती है कि उसने रस्सी बांध दी है। लेकिन जब वो नीचे देखती है, उसको पता चलता है कि उसने रस्सी नहीं बांधी। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और टॉमी को आवाज देकर उसे रोकने को कहती है, लेकिन वो उसकी बात सुन पाता इससे पहले ऊपर से कुछ पत्थर गिरकर टॉमी से टकरा जाते हैं और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरकर हवा में ही बेहोश लटका रहता है। तभी साशा उसकी रस्सी पकड़ लेती है और जल्दी से उसे जगाने के लिए आवाज देती है, मगर वो ज्यादा देर तक टॉमी का वेट पकड़ नहीं सकती थी। साशा के पास और कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार रस्सी उसके हाथ से छूट जाती है और टॉमी नीचे गिरने लग जाता है। जब साशा उसे देखती है, टॉमी नीचे गिर के गायब हो चुका था। अब कहानी 5 महीने आगे जाती है। साशा ऑस्ट्रेलिया जाती है, जहां पर टॉमी रहा करता था, इस उम्मीद में कि शायद वहां जाकर उसको कुछ सुकून मिलेगा टॉमी के मरने के बाद। साशा अपनी गाड़ी और अपना पूरा सामान लेकर फिर से उसी जगह जाने वाली थी जहां पर पहले उसका पति गिर के मर गया था। वो अपना जीपीएस इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन वहां पर कोई सिग्नल नहीं आ रहे थे, इसलिए वो एक नक्शा लेती है और उसी से रास्ता देखते हुए आगे बढ़ रही थी। सबसे पहले वो वॉन्डर नेशनल पार्क रेंजर ऑफिस जाना चाहती थी। इसी बीच रास्ते में वो आराम करने के लिए एक जगह रुक जाती है। उसके दिमाग से टॉमी की मौत और उसका हादसा निकल ही नहीं रहा था। वो पूरा समय उसके बारे में सोच रही थी। अगले दिन साशा रेंजर स्टेशन ऑफिस पहुंच जाती है। रेंजर ऑफिसर उससे पूछता है कि क्या वो अकेले जाने का सोच रही है, और वो उसे ऐसा करने से मना कर देता है और उसे चेतावनी देता है कि कई सारे लोग जंगल में जाकर खो जाते हैं। फिर वो ऑफिसर उसे साइन करने को कहता है। वहां से निकलने के 1 घंटे के बाद साशा एक पेट्रोल स्टेशन पर रुकती है। वो अंदर से कुछ स्नैक्स लेती है अपने लिए, जबकि वहां पर पहले से मौजूद हंटर्स का एक ग्रुप उसके साथ बातें करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन साशा उनसे बात नहीं करती। तभी साशा एक अजीब से आदमी को स्टोर में आते हुए देख लेती है। तभी स्टोर का एक एम्प्लॉय उस आदमी को बीफ जर्की के कुछ पैकेट लेते हुए देखता है और उसे बताता है कि ये हॉट केक्स की तरह होते हैं, और ये एम्प्लॉय उसको बेन कहकर बुलाता है। पता चलता है कि वो एक दूसरे को पहले से जानते थे। इसी बीच जब साशा हंटर्स में से एक को साइड हटने को कहती है, वो अचानक साशा की पीठ पर एक हाथ लगाता है और फिर आराम से कहता है कि अगर उसे घूमने जाना है तो वो उसे घुमा सकता है। तभी बेन उनकी बीच में आ जाता है और हंटर्स उसकी बात सुनकर वहां से चले जाते हैं। तभी साशा अपने स्नैक्स और पेट्रोल के पैसे दे देती है। जाने से पहले साशा बेन की लाई हुई उन बीफ जर्की के पैकेट में से कुछ ले लेती है। गाड़ी में बैठते ही साशा नक्शा देखने लग जाती है, मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी बेन की गाड़ी वहां से गुजरती है और वो बेन से मदद मांगती है और कहती है कि क्या वो उसे ग्रैंड आइल नैरोस की डायरेक्शन दे सकता है। तभी बेन सर हिलाते हुए गाड़ी से निकल आता है और साशा से पूछता है कि क्या उसे आसान रास्ता चाहिए या मुश्किल रास्ता। तभी साशा जवाब देती है कि उसे अच्छा रास्ता चाहिए। तभी बेन उसे पूरा रास्ता दिखाता है। पहले तो उसे छोटे रास्ते बताता है, फिर वो उसे अपनी सलाह देता है और वो ये भी समझाता है कि वो जगह स्प्लिट से थोड़ा पहले उसे एक नदी के पास अच्छी जगह मिलेगी अपना टेंट लगाने के लिए। साशा को कैंपिंग का बड़ा शौक था, तो वो उसकी बात मान लेती है। वो अपनी खिड़की बंद कर देती है और अपनी गाड़ी चलाकर वहां से निकल जाती है। बाद में जब रात होती है, साशा अपनी गाड़ी को एक साइड पर लगा देती है पार्क के अंदर।
और जब वो अपना सामान अपने बैग में डालना शुरू कर देती है, तभी गैस स्टेशन वाले 2 हंटर्स कुछ दोस्तों के साथ वहां पहुंच जाते हैं। वो फिर से साशा से बात शुरू करना चाहते थे और उसे कुछ बियर बॉटल्स देने की कोशिश करते हैं, लेकिन साशा उन्हें इग्नोर कर देती है और वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाती है। तभी कुछ घंटे गुजर जाते हैं, जबकि बाहर वो सारे हंटर्स बियर पीते हुए और डांस करते हुए अपना वक्त गुजार रहे थे, जबकि साशा अपनी गाड़ी में बैठकर उनके जाने का इंतजार कर रही थी। और आखिरकार वो अपनी गाड़ी में ही सो जाती है। अगले दिन जब साशा जागती है तो सारे हंटर्स वहां से जा चुके थे। वो अपनी गाड़ी में से एक छोटी सी कश्ती निकालती है और नदी में जाने लगती है। नदी के तेज बहाव का सामना करते हुए वो तेजी से आगे बढ़ रही थी। कुछ देर के बाद वो आराम करने के लिए रुक जाती है और फिर ब्लैकस्टोन बे की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। जैसे ही वो वहां पहुंचती है, वो अपना टेंट वहां लगा देती है और अपना बैग वहां के जानवरों से बचाने के लिए एक पेड़ के ऊपर टांग देती है। तभी वो बेन की लाई हुई उस बीफ जर्की से बीफ जर्की निकालती है और उसे खा लेती है। और हैरानी की बात ये थी कि ये उसे बहुत पसंद आ रहा था। अगली सुबह जब साशा जागती है और टेंट से बाहर निकलती है, उसे पता चलता है कि उसका बैग वहां से गायब हो गया है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और जैसे ही वो टेंट के पास वापस जाती है, तभी अचानक उसे अपने टेंट के अंदर एक सांप दिखाई देता है। ये सब देखकर वो पीछे हट जाती है। वो जल्दी से अपनी छोटी सी बोट में वापस बैठ जाती है और फिर से पीछे जाने लग जाती है। तभी उसे पास में एक ब्लू कश्ती दिखती है। वो सोच रही थी कि वहां पर जरूर कोई होगा जो उसकी मदद कर सके। वो वहां अपनी कश्ती रोककर देखने के लिए चली जाती है। जंगल में जाते हुए अंदर उसे एक छोटा सा कमरा दिखाई देता है और जब वो पलट कर देखती है तो वहां पर स्टेशन पर वही आदमी जिसका नाम बेन था उसे मिलने आते हैं। बेन उससे अपना नाम बताता है और कहता है कि वो वही आदमी है जो उसे स्टेशन पर मिला था। तभी बेन उससे पूछता है कि क्या उसे वो जगह पसंद आ रही है। साशा अपना सर हिलाते हुए कहती है कि हाँ, मगर कल रात उसके टेंट के पास कुछ जानवर आ गए थे और उसका पूरा सामान अपने साथ ले गए हैं। उस बैग में उसका खाना और फोन सब कुछ पड़ा हुआ था। तभी बेन जवाब देता है कि हाँ, वहां पर कुछ जानवर हैं जो सामान ले जाते हैं और शायद ये उन्हीं जानवरों का काम होगा। तभी बेन उसे तसल्ली देकर कहता है कि वो परेशान ना हो और कहता है कि वो हमेशा अपने साथ ज़रूरी सामान पैक करके रखता है और वो उसमें से कुछ साशा को दे देगा। साशा ये सुनकर उसका शुक्रिया करती है। तभी बेन उसे अपने पास बिठाकर उसके लिए खाना बनाने लग जाता है। तभी साशा उसे कहती है कि उसने बेन की लाई हुई उस बीफ जर्की को ट्राई किया और उसे वो बहुत पसंद आया। तभी बेन उससे पूछता है कि वो बीफ जर्की को बहुत मेहनत से बनाता है, मगर साशा को उसका नाम कुछ अजीब लग रहा था और वो बेन से पूछती है कि उसने बीफ जर्की का नाम गिनू क्यों रखा है। बेन जवाब देता है कि ये उसकी माँ का नाम था। ये सुनकर साशा थोड़ी परेशान होती है। साशा कहती है कि उसकी माँ को ये देखकर खुशी होगी कि उसका बेटा एक अच्छी चीज़ बनाता है, लेकिन ये सुनकर बेन थोड़ा उदास हो जाता है। जिसके बाद वो साशा को कुछ पानी देता है और कहता है कि ये पानी वो खुद पेड़ों से अपने हाथों से निकालता है। जिसके बाद साशा उससे पूछती है कि क्या वो जंगल में बहुत टाइम गुजारता है। बेन जवाब देता है कि वो हमेशा जंगल में ही रहता है और अगर वो हफ्ते में कम से कम 1-2 बार उस नदी के पास ना आए तो वो बहुत परेशान हो जाता है। तभी साशा उससे पूछती है कि वो ऑस्ट्रेलिया में कहाँ से आया है। तभी बेन जवाब देता है कि वो असल में ऑस्ट्रेलिया से है ही नहीं। तब साशा कहती है कि क्या वो ब्रिटेन से आया है। बेन कहता है कि हाँ, उसकी माँ उसे बचपन में ही ऑस्ट्रेलिया ले आई थी। तभी वो साशा से पूछता है कि वो कब से कायाकिंग कर रही है, यानी कि नदी में छोटी बोट के साथ घूमना। साशा कहती है कि वो थोड़ा बहुत सब कुछ ट्राई करती रहती है, लेकिन उसे ज़्यादातर पहाड़ों पर चढ़ना पसंद है। इसी बीच बेन साशा को खाने की प्लेट देता है और तभी साशा कहती है कि उसने पहाड़ों पर चढ़ना छोड़ दिया है। इन्हीं बातों में साशा को सब कुछ बहुत अजीब लगने लगता है। तभी बातों में वो बेन को बता देती है कि कल रात नदी के किनारे वही स्टेशन वाले हंटर्स वहां पर कैंपिंग करने के लिए आए थे और उसे लगता है कि शायद उन्हीं लोगों ने साशा का बैग लिया होगा उसे चढ़ाने के लिए। बेन ये सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि उसने साशा को देख लिया था। उसने बहुत अच्छी तरह उन हंटर्स का सामना किया और उनके बीच में ही अपनी गाड़ी खड़ी करके पूरी रात बैठी रही। बेन कहता है कि वो ये सब कुछ देख रहा था क्योंकि उसे लगता था कि शायद साशा को उसकी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। साशा को अब ये सब कुछ बहुत अजीब लगने लगता है और वो कहती है कि वो वहाँ से जाना चाहती है, लेकिन बेन उसे रोक देता है। तभी साशा देखती है कि बेन ने एक ब्रेसलेट पहना हुआ है जो टॉमी का था और उसने अपने बैग में रखा हुआ था। बेन ये देख लेता है और वो साशा से कहता है कि क्या उसे वो ब्रेसलेट अच्छा लगा, चाहे तो वो उसे वापस दे सकती है। जिसके बाद वो साशा को वहाँ पर इंतजार करने को कहता है और अपने छोटे से घर से बेन साशा का बैग बाहर निकालकर फेंक देता है और उसके हाथ में एक तीर चलाने वाली क्रॉसबो होती है और वो एक स्पीकर पर गाना लगाकर बाहर आ जाता है। वो एक गाना बजाता है और आराम से साशा को कहता है कि उसने साशा के बैग में सारी चीज़ें वापस डाल दी हैं, सिर्फ उसका फ़ोन निकाल दिया है। और वो ये भी कहता है कि साशा के पास गाना खत्म होने तक समय है वहाँ से दूर भाग जाने के लिए। जिसके बाद बेन उसका शिकार करने लगेगा
साशा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो खुद को संभालती है, अपना बैग लेकर वहाँ से भाग जाती है। वो अपनी छोटी सी कश्ती में वापस बैठ जाती है और नदी में बहते हुए वहाँ से निकल जाती है। कुछ ही पल बाद गाना रुककर खत्म हो जाता है। तभी वो पागलों की तरह दौड़ते हुए साशा का पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ साशा तेजी से नदी में चलते हुए खुद को बचाने के लिए जा रही होती है। अचानक पानी का बहाव तेज हो जाता है और वो नदी में गिर जाती है, जिससे उसका सर एक पत्थर से जाकर टकराता है और उसे बहुत चोट लगती है। जैसे ही खुद को संभालते हुए वो नदी से बाहर आती है, वो अपनी कश्ती को दूर जाते हुए देख लेती है। वो अपने बैग से चिपक जाती है और खुद को किनारे पर किसी तरह ले आती है। कुछ देर खुद को संभालने के बाद वो फिर से वहाँ से चलना शुरू कर देती है। अचानक उसे पास में ही कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो मदद के लिए चिल्लाने लग जाती है और उन आवाज़ों का पीछा करने लग जाती है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक फ़ोन लगा हुआ है जिसमें एक फैमिली की वीडियो चल रही है और वो सिर्फ एक रिकॉर्डिंग थी। तभी अचानक एक तीर उसके पास आकर लग जाता है और मुश्किल से वो खुद को बचा लेती है। वो जल्दी से भागने लग जाती है और बेन उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वो बार बार उसे तीर मार रहा था, लेकिन एक तीर उसके पैर में लगने के बावजूद वो चलती जा रही थी। बेन उस पर एक और तीर मारता है और इस बार उसके बैग में तीर लग जाता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। वो स्लिप हो जाती है और वो एक पहाड़ी की चोटी से वापस नदी में गिर जाती है। पानी का बहाव उसे एक पतली सी जगह पर बहाकर ले जाती है। बाद में जख्मी और थकी हुई साशा अपने टांग को पट्टी लगाती है। वो फ़ोन चेक करती है, मगर वो टूटा हुआ था। फिर वो एक साफ शर्ट पैर पर बांधती है, कुछ चॉकलेट्स खा लेती है और अपना पानी पीती है। वो अपने बैग से पेपर स्प्रे निकालती है और उसे अपने पास नज़दीक रख देती है। कुछ ही देर बाद साशा दौड़ना शुरू कर देती है। वो खुद और बेन के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बनाना चाहती थी। तभी अचानक उसे एक पहाड़ी दिखती है जहाँ पर ऊबड़ खाबड़ पत्थर लगे हुए थे। वो उनको देखती है और अचानक ऊपर चढ़ने लग जाती है। बहुत देर तक मेहनत करने के बाद आखिरकार वो उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाती है। इसी बीच साशा अपने बैग से दूरबीन निकालती है और उस पूरी जगह को देखने लग जाती है। उसे दूर एक जगह पर बेन की छोटी सी कश्ती दिख जाती है। वो इधर उधर देख रही थी और फिर अचानक उसे बेन दिख जाता है। वो जल्दी से छुप जाती है और जब वो दोबारा देखने के लिए उठती है तो बेन उसे सीधे गौर से उसकी तरफ देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। साशा जल्दी ही वापस नीचे चली जाती है और छुप जाती है। कुछ देर वहां पर छुपे रहने के बाद जब सब कुछ शांत लगने लग जाता है, साशा ध्यान से वापस ऊपर जाती है तो दूर उसे बेन और उसकी नाव दिख जाती है, मगर ये उससे ज्यादा दूर नहीं था। साशा को पता चलता है कि बचने का ये उसका आखिरी मौका है। वो फैसला करती है कि वो वहां जाएगी और बेन की कश्ती चुरा लेगी जब तक वो अपने कामों में लगा हुआ है। जल्दी ही साशा जंगल में जाते हुए उस कश्ती के पास पहुंच जाती है और चुपके से जाते हुए पानी में उस कश्ती को रस्सी से खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो रस्सी बहुत मजबूत बंधी हुई थी। जब वो उसे निकालने लग जाती है तभी अचानक उसका पैर एक जाल में फंस जाता है और उसका पैर वहीं अटक जाता है। वो जोर से चिल्लाती है, जिसकी वजह से बेन को पता चल जाता है। बेन जल्दी से अपना काम छोड़कर तेजी से उसके पास दौड़ने लग जाता है। जैसे ही बेन वहां पर पहुंचता है, वो साशा के पैर में बंधी हुई रस्सी को खींचकर उसे अपने पास लाने की कोशिश कर रहा था। साशा जल्दी से अपने बैग से पेपर स्प्रे निकालती है और सीधे बेन के मुंह पर कर देती है। बेन दर्द से चिल्ला रहा होता है और थोड़ी देर के लिए वो पीछे हट जाता है। साशा जल्दी से उसकी तीर चलाने वाली मशीन लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे खींच लेता है और उसे पकड़कर सीधे साशा की तरफ मोड़ देता है। साशा अपना स्प्रे वापस निकालती है। तभी बेन उसे कहता है कि वो उसे आज़ाद कर देगा अगर साशा अपना स्प्रे दूर फेंक दे। पहले तो साशा मानती नहीं, मगर वो आखिरकार मान जाती है। बेन फिर उसे उस जाल से आज़ाद कर देता है। साशा को ये सब कुछ बहुत अजीब लगता है और वो बेन से पूछती है कि क्या ये उसके कोई और खेल में से कुछ है। बेन आराम से जवाब देता है कि नहीं, ये एक रिचुअल है। बाद में बेन साशा को बांध देता है और वो उसे कुछ फ्रूट खाने के लिए दे देता है। साशा को ये सब कुछ बहुत गंदा लग रहा था और इसलिए वो बेन को कहती है कि शायद उसका दिमाग खराब हो गया है और उसे मदद की ज़रूरत है। तभी बेन अपने बचाव में कहता है कि उसने पहले ही साशा को चॉइस दे दी थी, आसान रास्ता या मुश्किल रास्ता, और उसने मुश्किल रास्ता ही चुना है। उस रात जब बारिश बहुत तेज हो रही थी, बेन शांति से बात करने लग जाता है और कहता है कि रिचुअल्स बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि वो इंसान को ज़मीन पर रखते हैं और उन्हें याद दिलाते हैं कि वो कहाँ से आए हैं। वो फिर बताता है कि कुछ कबीलों के लोग अपने दांतों को इतना नुकीला कर देते हैं कि उससे कुछ भी काटा जा सके। अगली सुबह साशा और बेन एक कश्ती में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं। साशा आगे बंधी हुई बैठी होती है जबकि बेन पीछे से बोट चला रहा होता है। तभी साशा उससे पूछती है कि वो उसे कहाँ ले जा रहा है। बेन कहता है कि वो उसे बाद में सब कुछ समझा देगा। तभी बेन उसे बताता है कि उसने रेंजर रजिस्टर से उसका नाम चुरा लिया था और उसके बारे में सब पता कर लिया था। तभी बेन अचानक ट्रोलवेल पर होने वाले टॉमी और साशा के एक्सीडेंट के बारे में बात करने लगता है। तभी साशा कहती है कि वो एक एक्सीडेंट था, लेकिन बेन ये नहीं मानता और कहता है कि उसने टॉमी के बारे में पढ़ा था। वो एक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड आदमी था
और उसने बहुत सारे मुश्किल पहाड़ों को अकेले चढ़ा था, इसलिए वो एक एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता। जब बेन उससे बात कर रहा होता है, साशा नीचे बोर्ड पर एक हुक देख लेती है। वो सोचती है कि वो उसे इस्तेमाल करके बेन से बच सकती है, मगर जैसे ही उसे पता चलता है कि साशा क्या करने वाली है, बेन तुरंत उसे नदी में धक्का देकर फेंक देता है। बाद में वो पानी में अपनी कश्ती से तेज जा रहा होता है, जबकि साशा एक अच्छी स्विमर होने के बावजूद तेज पानी का सामना नहीं कर पा रही थी और वो उसके पीछे पानी में ही चल रही थी। आखिर में जब बेन किनारे पर पहुंच जाता है तो साशा को खींचकर किनारे पर ले आता है। बाद में कुछ देर चलने के बाद बेन साशा को एक हार्नेस निकाल कर देता है। ये देखकर साशा थोड़ी हैरान हो जाती है और पूछती है कि वो इसका क्या करेगी। तब बेन उसे बताता है कि उन्हें नीचे जाने के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी। साशा उसका पीछा करते हुए नीचे जाने लग जाती है और कुछ ही देर बाद एक गंदी सी बदबू हवा में साशा को महसूस होती है और अचानक उसे एक बहुत ही भयानक जगह दिखती है, जहां पर लोगों की लाशें लटकी हुई हैं, कुछ कपड़ों में लिपटी हुई हैं और कुछ ऐसे ही पड़ी हैं। इसी बीच बेन शांति से उसे बताता है कि कुछ कबीलों का मानना है कि अपने शिकार के आत्मा को अपने कब्जे में लेने के लिए तुम्हें उन्हें खाना पड़ेगा। तभी अचानक साशा को सब कुछ समझ में आ जाता है कि बेन वहां पर क्या कर रहा है। जो बीफ जर्की वो पैकेट में बनाकर स्टोर पर ले जाता है, ये उसने अपने सारे शिकार किए हुए लोगों के बॉडी से बनाया है। ये सब सोचकर साशा बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तभी बेन उसे शांति से भरोसा दिलाता है कि सब कुछ ठीक है। तभी साशा उसे बताती है कि उसे लगता है कि बचपन में किसी ने बेन के साथ कुछ बहुत ही गलत चीजें की हैं, इसलिए वो ऐसा बन गया है। लोगों ने उसे चोट पहुंचाई है, इसलिए साशा उससे माफी मांगती है, उसके साथ बचपन में जितना भी बुरा हुआ उसके लिए। ये सुनकर बेन थोड़ी देर के लिए रुकता है और फिर अपने मुंह में हाथ डालकर अपने दांत निकाल देता है, जिससे उसके असली दांत दिखाई देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा नुकीले होते हैं। ये सब देखने के बाद बेन अचानक वहां से कहीं गायब हो जाता है। साशा बहुत परेशान और घबराई हुई होती है, इसलिए वो इधर उधर देखने लग जाती है। तभी उसे एक फोटो दिखाई देती है। अचानक बेन वापस आ जाता है। वो जल्दी से साशा को पकड़ लेता है और उसे ऊपर उठाकर बांध देता है। तभी वो एक कंटेनर खोलता है और आसानी से उसे समझाता है कि ये उसका घर पर बनाया हुआ सॉल्ट ब्राइन है और यही वो अपने बीफ जर्की में डालता है, जिससे बहुत ज़्यादा मिठास पैदा होती है। तभी साशा पूछती है कि उस फोटो में जो औरत है, क्या वो उसकी माँ है, और उसका ध्यान भटकाने के लिए कहती है कि वो बिल्कुल उसी की तरह दिखती है। ये सुनकर बेन सर हिलाता है और आराम से जवाब देता है और फिर ठंडी आवाज में वो साशा को कहता है कि उसकी माँ बहुत स्पेशल थी क्योंकि वो पहली थी, और वो ये भी बताता है कि अब वो हमेशा उसके साथ रहेगी। फिर वो साशा को गले लगाता है और कहता है कि वो उसे भी अपने पास हमेशा के लिए रखेगा। तभी गले लगाते हुए साशा उसका कान काट लेती है। जैसे ही बेन नीचे गिरता है, साशा अपनी रस्सी खोलने की कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच बेन फिर से लड़ने लग जाता है और इसलिए दोनों ही नदी में कूद जाते हैं, क्योंकि वो दोनों एक रस्सी से बंधे हुए हैं। वो दोनों ही नदी में बहते हुए चले जाते हैं तेज पानी के बहाव की वजह से, और पानी उन दोनों को एक झरने के ऊपर ले जाती है। पानी के अंदर बेन एक पत्थर से टकराता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है और उसकी पैर पर लगी हुई रस्सी एक पेड़ की झाड़ी में अटक जाती है। तभी साशा खुद को आज़ाद करने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुद को रस्सी से खोल नहीं पाती। जब उसे पता चलता है कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, वो वापस पानी में गोता लगाती है और अपनी रस्सी आज़ाद कर देती है। ऊपर आकर वो अपनी हथकड़ी और रस्सी को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन बेन दोबारा होश में आ जाता है और वो साशा पर हमला कर देता है। तभी साशा उस पर हमला करती है, लेकिन बेन बहुत ताकतवर था और उसको अपने काबू में कर लेता है, और वो फिर उसे तब तक गला दबाता है जब तक साशा की आंखें बंद नहीं हो जाती। लेकिन आखिरी पल में वो अचानक साशा को छोड़ देता है। तभी साशा जल्दी से एक पत्थर उठाती है और बेन को मारकर नीचे गिरा देती है। फिर वो उसके पैर पर जोर जोर से मारने लग जाती है, जिससे उसका पैर टूट जाता है। तभी बेन वापस हमला करता है और साशा की नाक तोड़ देता है। वो दोनों ही दर्द से चिल्ला रहे होते हैं, क्योंकि बेन की टांग टूट चुकी थी, जबकि साशा अपनी नाक को पकड़कर बैठी है, क्योंकि उससे बहुत खून निकल रहा था। इसी बीच बेन अपनी टांग को देखने लग जाता है और उसे पता चलता है कि उसकी टांग बहुत ज्यादा जख्मी हो चुकी है। दोनों ही वहां पर पड़े रहते हैं और इसी बीच रात हो जाती है। साशा बेन से पूछती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे रुक जाना चाहिए। तभी वो फिर टॉमी के बारे में खुलकर बताने लग जाती है। कहती है कि जब टॉमी नीचे गिरा तो वो दोनों को पहाड़ से नीचे खींच रहा था, इसलिए साशा ने उसे नीचे जाने दिया। वो मान लेती है कि वो कभी नहीं जानती थी कि वो नीचे गिरकर बच पाएगा या नहीं, और वो ये कहती है कि टॉमी की वजह से उसे पहाड़ों से प्यार था, लेकिन अब वो वहां पर नहीं रहना चाहती थी। टॉमी ने उसे आखिरी बार वहां से जाने को कहा था, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी और अपने जिद पर अड़ी रही और वहां से चली गई, जिसकी वजह से टॉमी की जान खतरे में पड़ गई। अगली सुबह साशा बेन से पूछती है कि वहां पीछे कितना रास्ता है। तभी बेन जवाब देता है कि करीबन 12 दिन चलने के बाद वो बीच में पहुंच सकते हैं। तभी साशा उसे बताती है कि बेन इतना नहीं चल पाएगा, खासकर उसकी टूटी हुई टांग के साथ, और अगर उसने ऐसा किया तो रास्ते में ही मर सकता है। तभी वो उसे बताती है कि उन्हें उस पहाड़ पर चढ़ाई करनी होगी, और अगर बेन उसकी बात नहीं मानता तो वो उसके टांग के जख्म को इन्फेक्शन करने का इंतजार करेगी जब तक वो मर नहीं जाता।
तभी बेन कहता है कि वो साशा के बिना ऊपर नहीं जा सकता और साशा आराम से उसकी बात मान जाती है और बताती है कि वो उसे बताती रहेगी कि रस्सी कैसे बांधनी है और वो अपनी बची हुई टांग को कैसे इस्तेमाल करके ऊपर चढ़ सकता है। वो उसके लिए एक बूस्टर रिग और एक मेकशिफ्ट हार्नेस बना देगी और इसी एक तरीके से वो दोनों आराम से ऊपर तक पहुंच सकते हैं। पहले तो बेन इस बारे में थोड़ी देर सोचता है, फिर आखिरकार वो वहां जाने के लिए मान जाता है। तभी वो साशा को बताता है कि एक बार वो वापस ऊपर चले जाएं तो वो उसे आज़ाद कर देगा, लेकिन धमकी भी देता है कि अगर उसने कुछ भी करने की कोशिश की तो वो उसे उसी पहाड़ से नीचे गिरा देगा। और वो ऑर्डर भी देता है कि साशा उसके हार्नेस को हाथ ना लगाए। ऊपर चढ़ाई करते हुए साशा आराम आराम से चल रही थी। थोड़ी सी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वो बेन को उसका पीछा करने को कहती है। जैसे ही वो खुद को एक जगह पर रोक देती है, तभी साशा बेन के हार्नेस में कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करती है, लेकिन बेन उसे ये करते हुए देख लेता है और वो उसे नीचे खींच लेता है, क्योंकि साशा के हार्नेस से एक रस्सी बेन के हाथों पर लगी हुई थी, जिससे वो उसके साथ कुछ गड़बड़ ना कर पाए। तभी साशा खुद को संभाल लेती है और फिर से ऊपर चढ़ने लग जाती है। वो जानबूझकर बेन के पैर पर अपना पैर रखती है, जिसकी वजह से बेन को बहुत दर्द होता है। जब वो ऊपर जाती है, बेन उसका पीछा करता रहता है। जैसे ही साशा थोड़ा ऊपर चढ़ जाती है और बेन उसे देख नहीं पाता, वो वहां जल्दी से बेन की रस्सी को पास में ही एक झाड़ी पेड़ के एक टुकड़े के साथ बांध देती है और अपने हार्नेस को ढीला करने की कोशिश करती है। बेन तुरंत ही समझ जाता है और वो उसे नीचे खींचने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन इस बार साशा ने अपना हार्नेस खोल दिया था और वो नीचे बेन के पास आके गिर जाता है। साशा जल्दी से अपनी रस्सी खोल देती है, जिसकी वजह से बेन के पास अब कोई सहारा नहीं था और वो तेजी से रस्सी खींच रहा था, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब साशा अकेली रह गई थी। वो अपनी पूरी ताकत लगा देती है और बचे हुए पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करती है। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद आखिरकार वो खुद को ऊपर ले जाती है और पहाड़ के ऊपर कामयाबी से चढ़ जाती है। वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। वो थोड़ा सा पानी पीती है और अंधेरे रात में ही चलती रहती है। आखिर में वहाँ से एक गाड़ी गुजर रही थी, उसमें कुछ कैंपर्स जा रहे थे। साशा उनसे मदद मांगती है उसे वापस अपनी गाड़ी तक पहुंचाने के लिए। अगली सुबह साशा वापस अपने रेंजर स्टेशन पर जाती है और उन सारी डेड बॉडीज के बारे में रेंजर्स को सब कुछ बता देती है, जिसकी वजह से पुलिस को पता चल जाता है कि वो लोग जितने भी घायल हो चुके थे उन पहाड़ों में, वो अब कहाँ हैं। तभी एक न्यूज़ रिपोर्ट बताती है कि पुलिस ने पता लगा लिया है कि 20 लोगों की बॉडीज उस पहाड़ में दबी हुई हैं और उन्होंने वो सारी बॉडीज निकाल दी हैं। और ये पता तब चला जब एक औरत जंगल से बचकर निकली और रेंजर को सब कुछ बता दिया। पुलिस अब सारे लोगों को आइडेंटिफाई करने पर काम कर रही है और अब उस जंगल में किसी को जाने में डर नहीं लगता। कुछ समय के बाद साशा एक समंदर के किनारे पर खड़ी होती है। वो जल्दी से टॉमी का कंपास अपने हाथ में लेती है और उसे जोर से पानी में फेंक देती है और इसी के साथ वो अपनी पहाड़ों की जिंदगी छोड़ देती है। साशा को अब पूरी तरह से शांति मिल चुकी थी और इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।